हेलो साथियों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस YouTube वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये सभी प्रश्न हम वाक्य सहित हल करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 137 के तहत। अब हम अनुच्छेद 137 के बारे में बात करने वाले हैं, यानी इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं इस अनुच्छेद 137 की। तो अनुच्छेद 137 पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह अधिकार रखता है कि वह अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय आदेश की पुनः समीक्षा कर सकता है। अब यह शक्ति क्यों आवश्यक है? तो ये निर्णय में कोई गंभीर त्रुटि हो इसलिए पुनरावलोकन की शक्ति आवश्यक है। यानी उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और उसमें कोई त्रुटि हो, यानी उसमें कोई गलत निर्णय दिया गया है, तो उसकी पुनरावलोकन करने की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को है। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना। इसमें राष्ट्रपति किसी कानून विषय पर अदालत से राय ले सकता है, यह है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 136 में विशेष अनुमति याचिका है, यानी सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायाधिकरण या न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति देने का अधिकार है अनुच्छेद 136 में। और आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार विशेष रूप से उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ, यह है अनुच्छेद 134 में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्तियों से संबंधित है? रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, अनिल कुमार शर्मा बनाम भारत संघ, जगदम्बा पालेस बनाम भारत संघ या टी आर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य? तो इसका सही आंसर होगा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ। ये केस बिहार विधानसभा से जुड़ा हुआ है। ये रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ केस बिहार विधानसभा से जुड़ा हुआ है। राज्यपाल ने रिपोर्ट दी, कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर सकती। इस पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और विधानसभा भंग हो गई। यानी बिहार विधानसभा में राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट दी गई कि कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर सकती है, और इस पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और विधानसभा भंग कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह संवैधानिक था क्योंकि बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया गया। दूसरा वाद था अनिल कुमार शर्मा बनाम भारत संघ। यह चुनाव सुधारों और सरकार नीतियों संबंधित केस था। अनिल कुमार शर्मा चुनाव सुधारों और सरकार नीतियों संबंधित केस था। जगदम्बा पालेस बनाम भारत संघ, यह केस संसद की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। जगदम्बा पालेस बनाम भारत संघ केस है संसद की शक्तियों से संबंधित केस है। टी आर कपूर बनाम तेलंगाना राज्य, टी आर कपूर बनाम तेलंगाना राज्य, ये नागरिक अधिकारों संबंधित केस है। नागरिक अधिकारों संबंधित केस कौन सा है? टी आर कपूर बनाम तेलंगाना राज्य। और जगदम्बा पालेस बनाम भारत संघ संसद की शक्तियों संबंधित है। और अनिल कुमार शर्मा भारत संघ, यह है चुनाव सुधारों सरकार नीतियों से। और रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ बिहार में बहुमत साबित करने से संबंधित केस था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो यह केस संबंधित है अनुच्छेद 188 से संबंधित शपथ या प्रतिज्ञा। राज्य विधानसभा कोई भी सदस्य जब कार्यभार संभालता है तो वह शपथ लेता है, और शपथ में वह शपथ लेता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन करेगा। अनुच्छेद 188 में बात की गई है शपथ के बारे में। दूसरा है अनुच्छेद 186, ये राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधित है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधित है अनुच्छेद 186। और अनुच्छेद 187 है विधानसभा के सचिवालयों के प्रबंधन अधिकारियों संबंधित है अनुच्छेद 187। विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधित है अनुच्छेद 186। विधानसभा के सचिवालयों के प्रबंधन और अधिकारियों संबंधित है अनुच्छेद 187। विधानसभा की बैठकों और मतदान की प्रक्रिया है अनुच्छेद 189 में। सचिवालय कौन से अनुच्छेद में? तो विधानसभा के सचिवालय अनुच्छेद 187 में। सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं विधानसभा के 186 में। बैठक और मतदान की प्रक्रिया है 189 में। और 188 में शपथ। शपथ की बात कौन से अनुच्छेद में? 188 में विधानसभा संबंधित। 170 अनुच्छेद में विधानसभा आती है और 169 में विधान परिषद का जिक्र किया गया है।
भारतीय राज्य और विधानसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कर्नाटक में 226 सीट है, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230 या महाराष्ट्र में 288। तो कर्नाटक में 226 सीट नहीं है, जबकि कर्नाटक में है 224 सीट। यानी भारत में हर राज्य की एक विधानसभा होती है, जिसे राज्य की निचली विधायिका कहा जाता है। इन विधानसभाओं में जितनी सीटें होती है वे राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, जो कि है 403। यानी भारत में विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा किस में? उत्तर प्रदेश की, जो कि है 403। और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट भी उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 सीट है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें हैं 288। पश्चिम बंगाल में है 294। पश्चिम बंगाल विधानसभा की सीटें हैं 294। बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243। और मध्य प्रदेश में है 230। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है? 288। पश्चिम बंगाल में है 294। बिहार में है 243। मध्य प्रदेश में 230। कर्नाटक में 224। राजस्थान में 200 है। गुजरात में 182। तमिलनाडु में 234 और केरल में 140 सीटें। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी अपनी विधानसभाएं। दिल्ली में 70 और पुडुचेरी में 33 सीटें होती हैं। भारत में किस राज्य में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। दिल्ली की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो दिल्ली की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। भारत में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। यानी भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। उसमें से है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। भारत के किस राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो सबसे कम सीटें हैं सिक्किम में, जिसमें सिर्फ 32 सीटें हैं। परिसीमन आयोग क्या करता है? तो ये आयोग जनसंख्या के अनुसार सीटों का पुनर्गठन करता है, ताकि जन प्रतिनिधित्व संतुलित हो सके। विधानसभा सीटें बदलती नहीं है जबकि कोई परिसीमन न हो। यानी जब तक कोई परिसीमन नहीं होता है, विधानसभा सीटें नहीं बदलती है। अब 2026 में परिसीमन होने वाला है, यानी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित होगी लोकसभा और विधानसभा में। भारत में आखिरी बार परिसीमन हुआ था 2008 में। विधानसभा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विधायी निकाय है। ये संविधान के 170 के अंतर्गत आती है। यानी विधानसभा अनुच्छेद 170 के अंतर्गत आती है। और विधान परिषद की स्थापना अनुच्छेद 169 के अनुसार होती है। और ये हर राज्य में नहीं होती। यानी विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद स्थापित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में सही नहीं है? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। तो यह बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय का ये 2 या 2 से अधिक न्यायालयों को लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। संविधान का अनुच्छेद 217 ये बताता है कि भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में रूप में नियुक्त होने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। न्यायाधीश बनने की आवश्यक योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। ये पहली और अनिवार्य शर्त है। विदेशी नागरिक, एनआरआई या दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति इस पद के लिए योग्य नहीं होता है। उसने भारतीय किसी उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की हो। जैसे किसी व्यक्ति ने दिल्ली हाईकोर्ट में 5 साल और बॉम्बे बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 साल प्रैक्टिस की है, तो टोटल 10 साल, तो वह योग्य है। वह व्यक्ति भारतीय किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक न्याय पद पर रह चुका हो, जिसमें सिविल जज भी हो, सेशन जज या मजिस्ट्रेट आदि किसी भी एक पद पर रह चुका हो। कभी कभी राष्ट्रपति अपनी राय में यदि किसी व्यक्ति को पारंगत विधिवेता माने तो भी नियुक्त किया जा सकता है। पर यह बहुत दुर्लभ स्थिति होती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में होती है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो ये बिल्कुल सही है। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति 227 बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये 231 में बात की गई है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारियों सेवक तथा वे। उच्च न्यायालय के अधिकारी सेवक तथा वे, तो यह बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार, तो यह बिल्कुल सही है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2।
उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों पर सर्वोपरि निगरानी है 227 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाली सभी निचली अदालतों और न्यायालयों पर सामान्यतः नियंत्रण और पर्यवेक्षण का अधिकार है। ये शक्ति अपील अधिकार से अलग है। यहाँ उच्च न्यायालय सिर्फ एक देखता है कि निचली अदालतें विधि और प्रक्रिया का पालन कर रही है या नहीं। निचली अदालतों से संवैधानिक प्रश्न वाले मामले हाई कोर्ट को स्थानांतरित करना। निचली अदालत से संवैधानिक प्रश्न वाले मामले हाई कोर्ट को स्थानांतरित करना अनुच्छेद 228 में बात की गई है। यदि किसी निचली अदालत के समक्ष कोई ऐसा मुकदमा आता है जो संविधान संविधान व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, उस पर अदालत को लगता है कि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, तो वह मामला स्वर्ण प्रेरणा से या पक्षकार के अनुरोध से उच्च न्यायालय को भेज सकती है और उच्च न्यायालय केवल उस संवैधानिक प्रश्न का निपटारा करेगा। फिर मुकदमा तथ्यात्मक मुद्दों के लिए वापस निचली अदालत को भेज सकता है या उचित समझे तो खुद ही फाइनल फैसला सुना सकते हैं। उच्च न्यायालय के अधिकारी के सेवक कर्तव्य 229 में। प्रत्येक उच्च न्यायालय के कर्मचारी उसी उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होते हैं और उनकी सेवा शर्त वेतन भी मुख्य न्यायाधीश नियंत्रित करते हैं। परंतु यदि कोई नया पद अथवा वेतनमान शासन से अतिरिक्त व्यय कराता है तो राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को संघ राज्य क्षेत्र विस्तारित या सीमित करना अनुच्छेद 230 में बात की गई है। उच्च न्यायालय में 231 से यह प्रावधान है जो कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा।